Dear student, let us discuss the concept of radioactivity. रेडियोएक्टिविटी जो है वो एक ऐसी कॉन्सेप्ट है जिसके बीच में फिनोमेना है, क्योंकि अपने आप होता है, मैन-मेड नहीं है, जिसमें रेडियोएक्टिव सब्सटेंस अपनी एक्सेस ऑफ एनर्जी को एमिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अल्फा रेज, गामा रेज एंड बीटा रेज। मुख्य क्वेश्चन डेवलप होता है कि एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस अपनी एनर्जी को, अपनी सरप्लस एनर्जी को क्यों एमिट करता है इन तीन रेडिएशन की फॉर्म में? तो इसलिए ताकि उसके जो अनस्टेबल एटम है बेसिकली वो अपनी एनर्जी को रिटेन करे सो एज टू अटेन स्टेबिलिटी। सो दैट्स व्हाई रेडियोएक्टिव सब्सटेंस जो है वो स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए अपनी एक्सेसिव एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा रेज की फॉर्म में रेडिएट करेगा। तो स्टार्टिंग में मान लेते हैं हमारे पास ये एक लेड कैविटी है, ठीक, यहाँ से अल्फा, बीटा, गामा रेज एमिट हो रही है रेडियोएक्टिव सब्सटेंस से। ये रेडियोएक्टिव सब्सटेंस लिया हमने इस कैविटी में, तो ये वाली जो रेज एमिट हो रही थी इनके ऊपर चार्ज कैसा होगा, नेचर कैसी होगी, इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या किया, इन रेज के अक्रॉस रेज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी। इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज नेगेटिव एंड पॉजिटिव प्लेट्स। तो ऐसी रेज जो नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होगी दे वर नेम्ड एज अल्फा रेज, एंड जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होगी दे वर नेम्ड एज बीटा रेज, और जो अनडिफ्लेक्टेड रही उन रेज को नाम दिया गया एज गामा रेज। तो एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस क्या करता है, अल्फा, बीटा, गामा रेज को एमिट करता है। क्वेश्चन डेवलप होता है कि अल्फा रेज कब एमिट होती है, बीटा रेज कब एमिट होती है, गामा रेज कब एमिट होती है, वो डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट वन दैट इज अल्फा डिके। मान लेते हैं मेरे पास ये ZXA अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस है। बेसिकली ZXA है क्या है, ये है किसी अनस्टेबल रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की एटॉमिक न्यूक्लियस। मीन्स ये मैंने कोई रेडियो एक्टिव एटम ले लिया बेसिकली, क्योंकि एटम के बीच में न्यूक्लियस होती है तो न्यूक्लियस अनस्टेबल होगी ना बेटा, उसमें अगर सरप्लस एनर्जी होगी तो एटम अनस्टेबल बन जाएगा। तो बेसिकली एटम रेडिएट करेगा अपनी एनर्जी को, पर ये सारी की सारी रेज निकलेगी कहां से, तो वो डिस्कस करते जा रहे हैं। तो एटॉमिक न्यूक्लियस को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है ZXA, Z प्रोटॉन्स उसमें एंड A- Z न्यूट्रॉन्स। A क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, A क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इस एटॉमिक न्यूक्लियस ने क्या किया, अल्फा रेज को एमिट किया। अल्फा रेज जो है वो बेसिकली बनी होती है बेटा अल्फा पार्टिकल से, एंड अल्फा पार्टिकल जो है होते हैं हीलियम-2 ये हीलियम-2। इस एटॉमिक न्यूक्लियस ने क्या किया, अल्फा रेज को एमिट किया, मींस ये वाले पार्टिकल्स एमिट किए। तो ये एटॉमिक न्यूक्लियस, ये अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस एक स्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस की फॉर्म में चेंज हो जाएगी। जब स्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस में जाएगी तो Z की वैल्यू मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन उसमें 2 कम हो जाएंगे, क्योंकि 2 बाहर चलेंगे ना, तो कम कितने हो जाएंगे 2, एंड न्यूक्लियस कितने कम हो जाएंगे 4। अब एंड प्लस क्या होगा, Q अमाउंट ऑफ एनर्जी। व्हाट इज दिस Q? इसको हम बोलते हैं Q वैल्यू। दिस इज Q अमाउंट ऑफ एनर्जी, एंड दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है इट इज कैरीड आउट बाय दीस अल्फा पार्टिकल्स, क्योंकि रे में सिंगल अल्फा पार्टिकल नहीं होगा, बहुत ज्यादा अल्फा पार्टिकल्स होंगे। तो जब कोई एटॉमिक न्यूक्लियस अल्फा रेज को एमिट करके स्टेबिलिटी अटेन करेगी, मींस जब किसी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस की अल्फा डिके होगी तो वो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस क्या करेगा, सरप्लस एनर्जी को एमिट करेगा, लेकिन वो सरप्लस एनर्जी जो है दैट विल बी कैरीड आउट बाय दीस अल्फा पार्टिकल्स हीलियम-2। अब इन अल्फा रेज की प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो यहीं से डिस्कवर हो जाएगी, यहीं से
कि अल्फा रेज रिफ्लेक्ट होंगे नेगेटिव प्लेट की तरफ, इसका मतलब अल्फा पार्टिकल जो है उनके ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज। तो अल्फा रेज की प्रॉपर्टीज, पॉजिटिव चार्ज होता है इनके ऊपर, क्योंकि नेगेटिव प्लेट की तरफ रिफ्लेक्ट हो रही है तो डेफिनेटली इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, मींस ये पॉजिटिवली चार्ज हीलियम-2 पार्टिकल से बनी होगी। देन अल्फा रेज जो होती है इनकी होती है हाईएस्ट आयनाइजिंग पावर। एक सिंगल अल्फा पार्टिकल जो है वो 1 मिलीमीटर ऑफ द एयर के बीच में 20,000 आयन पेयर्स प्रोड्यूस करती है। एक सिंगल अल्फा पार्टिकल जब 1 मिलीमीटर ऑफ द एयर के बीच में घुसता है तो वहां पर 20,000 आयन पेयर्स प्रोड्यूस करता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट अल्फा रेज जो होती है, जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, इनकी हाईएस्ट आयनाइजिंग पावर होती है। चार्ज कितना होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन कितना? 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। देन अल्फा रेज जो है ये प्रोपेगेट करती है विद द व्हाट? विद स्पीड 1/10 द स्पीड ऑफ लाइट। सॉरी, अल्फा रेज जो है इनकी स्पीड जो है वो वेरी करती है 1.4 into 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड से 2.1 into 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड। अल्फा पार्टिकल जो है कितनी स्पीड के साथ प्रोपेगेट करते हैं? एंड अल्फा पार्टिकल हैवीएस्ट होता है, हैवी होता है क्योंकि मास 4 टाइम्स हीलियम 2 4 है, तो इसका मास 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन होती है, 4 टाइम्स द मास ऑफ हाइड्रोजन। एंड बिकॉज ऑफ दैट it is counted as a heavier particle. Because of this अल्फा पार्टिकल जो है heavier particle तो स्लो प्रोपेगेट करेगा, इसलिए इसकी पेनिट्रेशन पावर जो है वो कम होगी। Then what is this beta decay? Beta particles basically मैंने ये ले ली this atomic nucleus। कैसी? रेडिएटिव सब्सटेंस की एटॉमिक न्यूक्लियस। ये एटॉमिक न्यूक्लियस क्या करेगी? स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए किसी और न्यूक्लियस में चेंज हो जाएगी। ऐसी न्यूक्लियस में चेंज होगी जिसकी एनर्जी कम होगी, तो लोएस्ट एनर्जी दैट लीड टू अनस्टेबिलिटी। सो दैट्स व्हाई ये वाली अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल? क्योंकि इसमें एनर्जी लेवल, एनर्जी हाई है, बिकॉज ऑफ दैट स्टेबिलिटी कम होगी। तो ये स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए किसी और न्यूक्लियस में चेंज हो जाएगी जिसकी एनर्जी कम होगी, एंड बाकी की एनर्जी, जितनी एनर्जी कम होगी वो गई कहां पर? दैट विल बी कैरिड आउट बाय द बीटा पार्टिकल्स। कितनी एनर्जी लेकर के जाएंगे? दैट इज क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब बीटा पार्टिकल्स है क्या? बेसिकली दीज आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। नॉर्मल इलेक्ट्रॉन नहीं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो प्रोपेगेट करें विथ 1/10 द स्पीड ऑफ लाइट, उन पार्टिकल्स को हम बोलते हैं बीटा पार्टिकल्स। तो क्या हो जाएगा? एक बीटा पार्टिकल जो है ऑलमोस्ट मास नेग्लिजिबल होता है। तो जब किसी एटॉमिक न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन एमिट होगी, मींस बीटा पार्टिकल एमिट होगा, तो वहां पर बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ जाएंगे प्लस क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी। बीटा पार्टिकल बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पर नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स नहीं जो एटॉम शेल के बीच में घूमते हैं, वो वाले इलेक्ट्रॉन नहीं, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो एटॉमिक न्यूक्लियस से बाहर आते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो पार्टिकल्स जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाहर आते हैं, उन इलेक्ट्रॉन को नाम दिया गया है बीटा पार्टिकल्स। क्वेश्चन पेपर को तो न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन होते नहीं है, तो फिर आए कहां से? आई विल डिस्कस दैट। और ये वाला अगर मैं इस रिएक्शन को ऐसे लिखूं, बेसिकली दिस इज इनकम्प्लीट न्यूक्लियर रिएक्शन। वो इसलिए होगा क्योंकि दोनों साइड की एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं होगी, दोनों साइड में स्पिन क्वांटम नंबर होल्ड नहीं करेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस इज स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन ऑफ बीटा डिके। बीटा डिके को ऐसे नहीं रिप्रेजेंट कर सकते क्योंकि अपने आप में कंप्लीट है, क्योंकि ये न्यूक्लियर रिएक्शन है, एंड किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन की वैलिडिटी के लिए क्या होता है?
दोनों साइड का चार्ज सेम होना चाहिए, चार्ज दोनों साइड जेड जेड है, दोनों साइड का मास नंबर सेम होना चाहिए, सेम है, ये है। फिर भी इनकम्प्लीट है क्योंकि लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में एनर्जी डिफरेंसेस आ रहे हैं। यहाँ पर एनर्जी इससे बिट कम है, कहीं कहीं कुछ एनर्जी जहाँ पर जो है एनर्जी की डिस्क्रिपेंसी आ रही है। वो एनर्जी की डिस्क्रिपेंसी जो है दैट वाज एक्सप्लेन बाय अ साइंटिस्ट ही इज नोन एज पॉली। पॉली ने एक्सप्लेन किया कि वो एनर्जी गई है कहाँ पर है वो एनर्जी, उस एनर्जी को उसने नाम दिया एंड पॉइंट एनर्जी। तो एंड पॉइंट एनर्जी का कांसेप्ट ऐड करके हम क्या करेंगे, ये वाला जो बीटा डिके रॉन्ग आ रहा है इसको हम करेक्ट करेंगे। कैसे, लेट अस सी। तो क्या हो गया, ये वाली थी हमारे पास अनस्टेबल एटॉमिक। इसने क्या किया, स्टेबिलिटी अटेन की। कैसे अटेन की, इलेक्ट्रॉन को कमिट करके, इलेक्ट्रॉन कमिट की इसने, ठीक। प्लस पॉली ने एक्सप्लेन किया कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होते, उसके साथ एक और पार्टिकल एमिट होता है और उस पार्टिकल को नाम दिया गया न्यूट्रिनो। अगर इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है तो वहां पर एंटी न्यूट्रिनो एमिट होगा, एंटी न्यूट्रिनो एमिट होगा। प्लस ये दोनों टोटल कितनी एनर्जी लेकर के जाएंगे, दैट इज क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये एंटी न्यूट्रिनो क्या है, न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो का ही भाई है, ठीक। ये चार्जलेस पार्टिकल होता है, मासलेस पार्टिकल होता है एंड हैविंग स्पिन व्हाट 1/2 एंड -1/2, इसकी -1/2, जो न्यूट्रिनो होती है उसकी 1/2। देन दिस इज व्हाट बेसिकली है क्या, देखो हम एक्सप्लेन करते हैं कि न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो बीटा डिके में कहां से आ गए। देखो यहाँ पर एक प्रोटॉन बढ़ रहा है तो इधर कम होगा ना, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर न्यूट्रॉन यहाँ पर जो है वो है A- है, और इधर न्यूट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन यहाँ पर है A- Z+1 means A- Z-1, A- Z पहले है न्यूट्रॉन। जब X न्यूक्लियस की बीटा डिके हुई तो वहां पर एक न्यूट्रॉन कम हो गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस न्यूक्लियस में एक न्यूट्रॉन कम होगा पर जाएगा कहां पर, वो चेंज हो जाएगा बेटा इनटू द प्रोटॉन, क्योंकि एक प्रोटॉन बढ़ रहा है, यहाँ पर प्रोटॉन Z है, यहाँ पर Z+1, यहाँ पर एक नया तैयार हो गया प्रोटॉन Y में। तो न्यूक्लियस में तो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं, तो किसी ने इंजेक्शन लगा करके थोड़ी घुसाया। अगर न्यूक्लियस में प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो इसका मतलब न्यूट्रॉन कम हो रहा है, न्यूट्रॉन को कन्वर्ट हो रहा है, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ दिस। तो इसी रिएक्शन को मैं कैसे और रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि भाई हुआ क्या, बीटा डिके के दौरान क्या हुआ, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर न्यूट्रॉन A-Z और यहाँ पर एक कम हुआ, इसमें एक कम और एक प्रोटॉन बढ़ गया, इसका मतलब एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो गया, प्लस इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ साथ में, मींस बीटा पार्टिकल एमिट हुआ ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। बीटा डिके में क्या होता है, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में प्रोटॉन में चेंज हो जाता है, साथ में इस कन्वर्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, बीटा पार्टिकल एमिट होता है, along with what, along with एंटी न्यूट्रिनो। ये दोनों भाई कितनी एनर्जी लेकर के जाएंगे, क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी। दिस इज व्हाट, ऐसे बीटा डिके जिसमें इलेक्ट्रॉन एमिट हो, नेगेटिवली चार्ज एमिट हो, उसको हम बोलते हैं बेटा नेगेटिव बीटा डिके। दिस इज व्हाट, दिस इज नेगेटिव बीटा डिके, नेगेटिव बीटा डिके। एंड पॉजिटिव बीटा डिके में क्या होता है, पॉजिटिव बीटा डिके में क्या होगी, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ में पॉजिट्रॉन एमिट होगा प्लस न्यूट्रिनो। अगर यहाँ पर पॉजिटिव साइन तो इसके ऊपर बाहर नहीं आएगा, जब नेगेटिव तो यहाँ जैसे बाहर आएगा। दिस इज व्हाट न्यूट्रिनो।
प्लस क्यू एमोन एनर्जी। क्लियर? इन न्यूट्रिनो दिस इज पॉजिटिव बीटा पार्टिकल और ये इलेक्ट्रॉन दैट इज नेगेटिव बीटा पार्टिकल। इसकी चिंता नहीं कर रहे, दिस इज द हाई लेवल ये वाला पार्ट जो कि प्लस 2 लेवल का नहीं है, सिंपली नेगेटिव बीटा डिके की हम डिस्कस करते हैं। तो बीटा पार्टिकल के ऊपर क्या है चार्ज? नेगेटिव चार्ज। सो दैट्स व्हाई वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स अ पॉजिटिव प्लेट। तो बीटा पार्टिकल का पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होना चाहे वो इंडिकेशन देगा कि बीटा पार्टिकल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। स्पीड कितनी होती है बीटा पार्टिकल की? स्पीड 1/10 द स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3 × 10⁻7 मीटर पर सेकंड। अल्फा पार्टिकल के कंपैरिजन में बिट हाई पेनिट्रेशन पावर, आयनाइजिंग पावर कितनी? आयनाइजिंग पावर बीटा पार्टिकल की कितनी होती है? 100 और अल्फा पार्टिकल्स। क्लियर? देन स्पीड बता दिया, इनकी पेनिट्रेशन पावर मोर देन अल्फा पार्टिकल। क्लियर? Now let us study next one, that is gamma decay. Gamma decay. Gamma decay में क्या होता है? अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए क्या करती है वो? ये अनस्टेबल स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए वो फोटॉन्स को एमिट करेगी, गामा रेज को एमिट करेगी। गामा रेज बेसिकली फोटॉन से बनी होती है, प्लस फोटॉन्स कितनी एनर्जी लेकर के जाएंगे? दैट इज क्यू। क्लियर? फोटॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, सो दैट्स व्हाई मासलेस फोटॉन क्या है? प्रॉपर्टी स्टडी के इट इज मासलेस चार्जलेस पार्टिकल। सो दैट्स व्हाई इस स्टेबल न्यूक्लियस के ना मास में चेंज आएगी ना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मीन चार्ज में वेरिएशन आएगी, क्योंकि इट इज चार्जलेस, सो दैट्स व्हाई चार्ज दैट बाय दैट रहेगा। इट इज मासलेस, फोटॉन इज मासलेस, सो दैट्स व्हाई मास में कोई वेरिएशन नहीं आएगी। हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर होती है, लोएस्ट आयनाइजिंग पावर होती है, स्पीड हाईएस्ट होती है, जीरो चार्ज होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं होगा। अल्फा एंड बीटा पार्टिकल के ऊपर होता है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट, क्योंकि बोथ आर चार्ज पार्टिकल। नेक्स्ट वन दैट इज लॉ ऑफ डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन अब देखो रेडिएटिव सब्सटेंस जो है वो क्या करता है बेटा? जैसे मान लो किसी रेडिएटिव सब्सटेंस के बीच में 100 एटम्स हैं और 100 में से क्या होगा? कुछ एटम का मान लेते हैं टाइम पीरियड जो है वो 10 डेज है। मान लिया 5 एटम्स ऐसे हैं जिन 100 एटम है और लाइफ पीरियड 20 डे है। इसका मतलब ये हुआ कि 100 में से 50 एटम 20 डेज के बाद स्टेबल हो जाएंगे, जो बाकी 50 बचे उनमें से 25 नेक्स्ट 20 डेज में स्टेबल हो जाएंगे। इसका मतलब वो रेडिएटिव सब्सटेंस जो है एकदम स्टेबिलिटी अटेन नहीं कर रहा है, वो धीरे धीरे स्टेबिलिटी अटेन कर रहा है। तो जो लॉ इस चीज को एक्सप्लेन करता है दैट इज लॉ ऑफ डिसइंटीग्रेशन। इस लॉ के अकॉर्डिंग रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन A dN/dt, that is the rate of disintegration, it varies directly proportional to the number of undecayed or radioactive substance atoms present at that instant. This is the rate of disintegration. ये कैसे वेरी करेगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ अनडिकेटेड एटम्स। अनडिकेटेड एटम बड़े ज्यादा होंगे तो सब्सटेंस जल्दी डिके करेगा। अगर मैं इस साइन ऑफ डिपेंडेंस को रिमूव करूं यहां पर, तो dN/dt ये लिखी जाएगी ऐसे माइनस लैम्डा इनटू n। लैम्डा इसको बोलते हैं हम डिके कांस्टेंट। क्लियर? तो यहां से क्या आ जाएगा?
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dn बाई n इट विल इक्वल माइनस लेमडा डी। अब दोनों साइड की क्या करो इंटीग्रेशन, दोनों साइड की इंटीग्रेशन करें तो वी विल गेट इंटीग्रेशन ऑफ 1 by n dn इट विल इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ लेमडा डी। यहां पर वेरिएशन t के ऊपर है तो t इक्वल टू 0 टाइम पर रेडिएटिव सब्सटेंस में कितने एटम्स n0, n0 दैट इज नंबर ऑफ अनडिकेटेड एटम्स एट टाइम t इक्वल टू 0 एंड एट टाइम t सब्सटेंस में कितने एटम रहेंगे, कुछ भी डिके करके बचे कितने, ये n। तो 1 over n की इंटीग्रेशन दैट इज log n, ये बच्चे log a बेस e होगा एक्सपोनेंशियल और n की वेरिएशन n0 से n इट विल इक्वल टू व्हाट माइनस लैम्डा इंटीग्रेशन ऑफ dt फ्रॉम 0 to t। फिर वैल्यू अप्लाई करो log n माइनस log n0 इट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा t प्लस c। इक्वल टू 0 टाइम पर रेडिएटिव सब्सटेंस में कोई भी एटम डिके नहीं करेगा। तो t टाइम पर कितने एटम से रेडिएटिव सब्सटेंस के बीच में बचेगी, कुछ भी डिके करेगा। तो ये आएगा log n फिर वेरिएशन फ्रॉम 0 to n इट विल इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटीग्रेशन ऑफ dt फ्रॉम 0 to t। तो ये आ जाएगा माइनस लैम्डा t प्लस c। अब c की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं एट t इक्वल टू 0। एट t इक्वल टू 0 इसकी आप लिमिट भी ना अप्लाई करें तो भी काम चलेगा, कोई बात नहीं, कंफ्यूजन नहीं होना था। जैसे लिमिट ना अप्लाई करो, ठीक, कोई जरूरत नहीं लिमिट अप्लाई करने, वो बाद में हम अप्लाई करेंगे। तो dt की इंटीग्रेशन की, तो dt की इंटीग्रेशन दैट इज t, क्लियर। तो एट t इक्वल टू 0 टाइम पर क्या बना, एट t इक्वल टू 0 टाइम पर बच्चे n जो है उसको हम लेंगे n0। स्टार्टिंग पे कितने रेडिएटिव एटम से रेडिएटिव सब्सटेंस में n0, तो अप्लाई कर दो तो log n0 क्या बनेगा इक्वल टू t0, यहां से अप्लाई किया तो 0 प्लस c। अब इस c की वैल्यू यहां पे से अप्लाई करो, लिमिट के साथ कंफ्यूजन नहीं होना है, कुछ भी नहीं करना। देन क्या बना हमारे पास log n इट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा t, c की जगह पर कितनी वैल्यू, ये वाली वैल्यू प्लस log n0। देन ये क्या बन जाएगा log n माइनस log n0 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा t। What is this? Log n over n0, log a minus b का फार्मूला log a is equal to minus lambda t। तो n over n0 इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी anti log of minus lambda t, and that is what exponential minus lambda t। So find out the value of this n from here, n will equal to n0 exponential को बेटा क्या लिखते हैं हम e raised to minus lambda। This is not a chance, exponential है। ये वाली जो इक्वेशन है इसको हम बोलते हैं मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ डिसइंटीग्रेशन। इसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो ग्राफ कैसे है, t इक्वल टू 0 पर t0 ले तो e रेस्ट टू 0 दैट इज 1, तो m की वैल्यू कितनी है n0। अगर हम इसको बढ़ाएंगे e की वैल्यू है 2.7 होती है, अगर t की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो t की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो 2.7 की पावर जो है वो माइनस आएगी, तो क्या बन जाएगा ये आएगा
अगर हम टी को इंक्रीज करते हैं तो ये फैक्टर इंक्रीज करेगा, पावर इंक्रीज करेंगे, डिनोमिनेटर इंक्रीज करेगा, तो रेशियो डिक्रीज करेगी, मींस एन की वैल्यू डिक्रीज करेगी और डिक्रीज करते करते एन टी इक्वल टू इन्फिनिटी पर जीरो हो जाएगा। मींस ये ग्राफ हमें इंडिकेट कर रहा है कि रेडिएटिव सब्सटेंस एकदम डिके नहीं करता है, किस्तों में धीरे 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 डिके करता है। ऐसे जैसे कोई मरता है ना, तरस तरस करके मरना, वो उसी तरह से रेडिएटिव सब्सटेंस को डिके करता है। एकदम नहीं, गोली मार दी काम खराब कर दिया, तमाम कर दिया, उस तरह से नहीं, धीरे धीरे मरेगा, तरस तरस करके मरेगा, उस तरह से रेडिएटिव सब्सटेंस की डिके होती है। डिके से कंफ्यूज नहीं होना है। डिके सिंपली मींस अनस्टेबल रेडिएटिव एटम जो होंगे ना, वो स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए क्या करेंगे, अपनी एनर्जी को इमिट करेंगे और स्टेबल होते जाएंगे। जैसे 20 स्टेबल हो गए तो रेडिएटिव सब्सटेंस में 20 एटम डिके करते हैं। डिके डजंट मींस कि वो धूल में चेंज हो गए, इससे कंफ्यूज नहीं होना। थैंक यू।